आदाब दोस्तों, वेलकम टू द चैनल AI न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करेंगे AIMIM की पार्टी के बारे में, जो महाराष्ट्र के अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर रही है। पार्टी ने इस बार कितने कैंडिडेट्स उतारे हैं, उनका इलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या है और उनका टारगेट क्या है? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इलेक्शंस में AIMIM की पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। हालांकि यह पार्टी पहले की तरह बड़े नंबर्स में कैंडिडेट्स नहीं लाई है, लेकिन पार्टी का टारगेट बड़ा है। आज हम बात करेंगे कि AIMIM के कैंडिडेट्स कैसे अपने आप को इस इलेक्शन में एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। AIMIM ने इस बार सिर्फ 16 सीट्स पर कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। पिछली बार जब उन्होंने 2019 में इलेक्शन लड़ा था, तो उन्होंने 44 सीट्स पर कैंडिडेट्स दिए थे, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ 2 सीट्स पर जीत पाई थी। इस बार पार्टी का फोकस अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करने पर है। पार्टी ने ये फैसला किया है कि उनके कैंडिडेट्स ज़्यादा फोकस्ड एरियाज़ में होने चाहिए, ताकि उनका इलेक्शन में ज़्यादा इम्पैक्ट हो सके। औरंगाबाद से लेके मुंबई के कई इम्पॉर्टेंट शहरों तक AIMIM ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। उनमें से कुछ सीट्स ऐसे हैं जहां पे ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस, NCP और शिवसेना के कैंडिडेट्स हैं, और उनका डायरेक्ट कंपटीशन रूलिंग अलायंस महायुति से होगा। AIMIM का ये स्ट्रैटेजी है कि वो इन सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करके ऑपोजिशन को चैलेंज करे। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सीन में AIMIM का एंट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2014 में जब AIMIM ने अपना पहला इलेक्शन महाराष्ट्र में लड़ा था, तो पार्टी ने 22 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए थे और 2 सीट्स जीती थी। इस जीत के साथ पार्टी ने अपना पोजीशन एस्टेब्लिश किया था, लेकिन 2019 में जब AIMIM ने ज़्यादा सीट्स फील्ड की, तब पार्टी को सिर्फ 2 ही सीट्स मिल पाई थी, जो उनके लिए डिसअपॉइंटिंग थी। इस बार पार्टी का फोकस काफ़ी स्ट्रैटेजिक है। पार्टी को लगता है कि जब वो कम सीट्स फील्ड करेंगे, तो उनके चांसेस जीतने के बढ़ जाएंगे। अगर AIMIM अपने कैंडिडेट्स को ठीक तरीके से पिच करे, तो वो अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर सकती है और अपनी जीत का रेशियो इम्प्रूव कर सकती है। AIMIM का इस बार का चैलेंज ये भी है कि उनके सामने एक और पॉलिटिकल पार्टी का भी गेम है। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को हमेशा डायनामिक बनाया है। उन्होंने काफ़ी टाइम्स अपनी स्पीचीज में ये कहा है कि वो अपने कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं और वो सेक्युलरिज्म के सपोर्टर हैं। इनके साथ उनका कंपटीशन भी काफ़ी टफ है, और अब देखना ये है कि AIMIM किस तरह से अपने कैंडिडेट्स को पोजीशंस देना चाहती है। जब से AIMIM ने ये डिसीजन लिया है कि उनके कैंडिडेट्स एक स्ट्रैटेजिक वे में फील्ड किए जाएंगे, पार्टी को अपने वोट बैंक को सिक्योर करने की ज़रूरत है। इसलिए पार्टी ने अपनी फोकस को मुस्लिम और दलित वोटर्स पर रखा है, जिसमें से कुछ सीट्स पे डायरेक्ट उनका एम है, जैसे कि मुंबई में, जहां पे ट्रेडिशनली AIMIM का बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। महाविकास अघाड़ी के अलायंस के साथ उनकी टाइज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। अभी कुछ टाइम पहले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 17 कंडीशंस के साथ MVA को सपोर्ट किया था। यह सिचुएशन AIMIM के लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि उनका मुस्लिम वोट बैंक MVA के पास चला जाने का रिस्क हो सकता है। लेकिन AIMIM ने अपने आप को इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक क्लेवर स्ट्रैटेजी अपनाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को एक्टिव किया है, जो काफ़ी तीखे और बोल्ड स्पीचेस के लिए जाने जाते हैं। अकबरुद्दीन के स्पीचेस से पार्टी को अपना मुस्लिम वोट बैंक सिक्योर करने में मदद मिलेगी,
और ये उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मूव है। अगर AIMIM अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है तो यह पार्टी महाराष्ट्र में अपनी पॉलिटिकल फुटप्रिंट को बढ़ा सकती है। ओवैसी और उनकी पार्टी का फोकस सिंपल है। वो महाराष्ट्र में अपने दलित और मुस्लिम वोटर्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है कि उनकी पार्टी उन्हीं के हक में लड़ रही है। AIMIM ने कुछ इम्पॉर्टेंट सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स को फील्ड किया है, जैसे कि औरंगाबाद, मालेगान, धुले, सोलापुर, नांदेड़ और भिवंडी। इन शहरों में AIMIM का इन्फ्लुएंस पहले से है, लेकिन अब इन सीट्स पे उनका डायरेक्ट कंपटीशन रूलिंग पार्टी से होगा। यह इलेक्शंस AIMIM के लिए एक इम्पॉर्टेंट चांस हो सकते हैं अपने प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने का। AIMIM ने जहां पे अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, उनमें से कई सीट्स ऐसे हैं जहां ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग बेस है। ये एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन अगर पार्टी अपने रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज़ करती है तो वो उन सीट्स पे अपना इम्पैक्ट ज़रूर डाल सकती है। औरंगाबाद से मालेगांव तक AIMIM का टारगेट हमेशा ये रहा है कि वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को सिक्योर करे। मालेगांव और धुले जैसे शहरों में उनके पास पहले से लॉयल वोटर्स हैं, लेकिन इन इलेक्शंस में पार्टी का ये टारगेट है कि वो अपने सपोर्टर्स को मोटिवेट कर सके और अपनी प्रेजेंस को और मजबूत कर सके। मुंबई के एरियाज जैसे भैखला, कुर्ला और वसोवा में भी AIMIM का इलेक्शन इम्पैक्ट हो सकता है। यह सीट्स ट्रेडिशनली कांग्रेस और शिवसेना के अंडर थी, लेकिन AIMIM का फोकस है कि वो इन एरियाज में अपने सपोर्टर्स को अपनी तरफ खींच सके। AIMIM का फ्यूचर महाराष्ट्र में काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकता है, अगर पार्टी अपने टारगेट्स को अचीव कर पाती है। अगर उनका स्ट्राइक रेट बढ़ता है तो उनका इम्पैक्ट और भी बढ़ेगा और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उनका रोल और भी प्रोमिनेंट होगा। चुनाव का प्रोसेस अभी शुरू हो रहा है और AIMIM का स्ट्रैटेजी क्लियर है। अगर ये पार्टी अपने सपोर्टर्स को यूनाइट कर पाती है तो 2024 के इलेक्शंस में AIMIM को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। देखते हैं क्या AIMIM अपनी पॉलिटिकल जर्नी को एक नए लेवल तक ले जा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है AIMIM कैसे अपनी पोजीशंस को इम्प्रूव करेगा? क्या आपको लगता है कि ये पार्टी महाराष्ट्र में एक न्यू पॉलिटिकल वेव क्रिएट कर सकती है? अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।